हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई ठीक से चल रहा है ना? तो उम्मीद करता हूँ पिछला जो 3 लेक्चर है, ये चौथा लेक्चर है, तो पिछले का जो 3 लेक्चर है वो देख चुके होगे, पढ़ चुके होगे, समझ चुके होगे। तो पिछला जो लेक्चर है उसमें मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें 2 क्वेश्चन किए थे। उसमें ये डिस्कशन था कि 2 टर्म अगर एडेड या सब्सट्रैक्टेड हो तो उनका डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। तो उसी पे आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है E इक्वल टू E एनर्जी है, E एनर्जी है, T जो है टाइम है, और जो X है डिस्टेंस है। तुम्हें A बाई बी का डायमेंशन निकालना है। ये है E इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन ऑफ A बाई बी। अब ऐसे डिस्कशन में ये तो डिस्कशन माइंड में आ सकता है कि ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं डायमेंशन, और दोनों का डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि उस ए और बी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होगा, यहाँ पैटर्न ही वैसा कुछ होगा, और पैटर्न सेम पैटर्न पे यहाँ पे है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट ही निकल जाए, तुमको ए और बी ना निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई का जो डायमेंशन होगा, ये पूरा तो लिख लोगे ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स स्क्वायर, अगर पूरे की बात करें तो। वैसे ए और टी स्क्वायर आपस में बराबर होगा तो ये तो निकल जाएगा, फिर बी भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट अगर बात करो तो डायरेक्ट भी निकल सकता है। ए माइनस टी स्क्वायर, जो ए का डायमेंशन है वो टी स्क्वायर का होगा, मतलब इन दोनों के बदले केवल ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ए चाहिए। ये पूरे का हो जाएगा ए, और नीचे में क्या होगा बी, और इधर एक्स स्क्वायर। देखिए ए बाई बी डायरेक्ट ही यहाँ निकल रहा है, तो ए और बी अलग अलग नहीं निकालना। अगर मान लो ए और बी अलग अलग पूछता तो कैसे निकालते? तो ए का हो जाता टी स्क्वायर, ये निकल गया। ये यहाँ पुट कर दोगे तो क्या इस पूरे को इसके बराबर करोगे तो बी का निकल जाएगा। तो काम नहीं करेगा, ए करना है यहाँ पे, ए और बी नहीं निकालना अलग अलग, ए बाई बी डायरेक्ट यहाँ से निकलने वाला है। ई एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये डायमेंशन हो गया ए बाई बी। ये काम करो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर लो, और एक्स स्क्वायर क्या ये एल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां से अगर बात करोगे ए बाई बी, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा? ई का डायमेंशन, और ये होगा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। इसको भी ब्रैकेट डाल दो। ई का डायमेंशन है एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, तो ई का डायमेंशन जो है जो जिधर उधर ही चलो लिख दे रहा हूं। तो ए बाई बी का डायमेंशन क्या होगा? ई हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, ये ना होता है एनर्जी का डायमेंशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क डन से, एल स्क्वायर तो हो जाएगा एम एल का पावर 4 टी का पावर माइनस 2। यही आंसर है। तो कभी कभार ऐसा होगा इसमें अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा तुम्हें। अगर कुछ वैसा रेशियो दिया वही पैटर्न यहाँ पे, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और नहीं पैटर्न बन रहा है, ये अलग निकालो, बी अलग निकालो, जो भी और है वो सब अलग निकालो, फिर वहां से जो वैल्यू दिया उसमें पुट करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। If lambda equal to lambda naught e to the power alpha x, find dimension of alpha। ये अल्फा डायमेंशन हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है वेयर x जो है डिस्टेंस है, लैम्डा नॉट के बारे में कुछ नहीं दिया, x डिस्टेंस इतना ही दिया, उतना ही का जरूरत दिया। अब देख लो कैसे। ई के बारे में पता है? ई कौन सा क्वांटिटी है? थोड़ा बहुत शायद पता होगा। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे पाई होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 22/7 होता है। तो इसी ई जो है क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल मैथ में यूज में आ जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है तुम्हारा, तो ये वैल्यू जो आता है 2.7 आ जाता है। तो मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ई का वैल्यू एक्सपोनेंशियल है। तो जो लॉग वगैरह डिस्कस करते हो तो लॉग वगैरह में आता है वैल्यू, तो लॉग में आता है, लॉग से डिस्कशन में रहता है। तो एक नंबर, एक तरह से सिंपली समझो कि क्या चीज है? एक नंबर है, एक नंबर है। तो नंबर का पावर कैसा होना चाहिए? जैसे मान लो 3 टू दी पावर एक्स कैसा होना चाहिए? तो 3 के पावर ऐसा लिख सकते हो क्या कि 3 के पावर 5 kg लिख सकते हो क्या? ये लिखना गलत होगा। 3 का पावर 5 kg फिर निकालो कैसे? 3 का पावर 5 लिख सकते हो, लेकिन 3 का पावर 5 kg लिखना गलत है। मतलब किसी भी नंबर का जो पावर होगा वो यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। यही यहाँ पे ध्यान रखना है। पावर
ऑफ एनी नंबर और एक्सपोनेंशियल साथ में अलग से लिख दे रहा हूं। तो कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे ई पे जनरली रहता है, और मान लो 5 टू द पावर है तो भी वैसा ही रह जाएगा। एक्सपोनेंशियल इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। यूनिटलेस भी होगा, डायमेंशनलेस भी होगा। तो यहाँ भी जो पैटर्न यूनिट का होगा, डायमेंशन का होगा, एक ही जगह वैरी करेगा। जहाँ पे एंगल आएगा, बताया था एंगल आएगा तो बात कर लेंगे। तो जो यूनिट का पैटर्न होगा वही डायमेंशन का पैटर्न होगा, सेम होगा। लेकिन ये जो पावर होगा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। तो हमें एक्स पता है तो अल्फा निकल जाएगा, इसलिए इनका जरूरत नहीं। वो क्या है, लैम्डा जनरली वेवलेंथ होता है, कुछ और भी हो सकता है। तो हमें यहीं से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान रखोगे, इस ई को ऐसे भी लिखते बहुत बार, ई एक्स पी इतना लिख दोगे और ये आ जाएगा। इस टर्म को ऐसे भी बहुत बार लिखा जाता है, ध्यान रखोगे। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट ई एक्स पी, अब ब्रैकेट में होगा अल्फा एक्स। यही इक्वेशन ऐसे भी लिखा जाता है। तो कहीं भी ई एक्स पी लिखा मतलब वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब उसका जो पावर है डायमेंशनलेस कर देना, यूनिटलेस कर देना है। तो ये जो पावर है डायमेंशनलेस, मतलब ये हुआ कि अल्फा का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, m0 l0 t0, जिसको कि 1 लिख सकते हो सिंपली, क्योंकि डायमेंशनलेस का ही नहीं लिखते, उसको सिंपली 1 लिख सकते हो। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स का डायमेंशन क्या है, l। तो क्या l का पावर -1 होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, m0 l का -1 और t का पावर 0। तो ये तुम्हारा जो है इसका डायमेंशन हो गया, किसका, अल्फा का डायमेंशन हो गया। तो नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। P इक्वल टू अल्फा बीटा ई एक्स पी, वही एक्सपोनेंशियल वाला जो भी इससे पहले क्वेश्चन में बात करी कि हम लोग अल्फा एक्स बाई एन आर थीटा फाइंड बीटा। ये ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा या डायमेंशनल बीटा। P क्या चीज है, तो पावर है, ध्यान रखना। P प्रेशर नहीं, P है पावर। X क्या है, डिस्टेंस। N क्या है, मोल, जो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ठीक है। R क्या है, तो गैस कांस्टेंट, तो R है गैस कांस्टेंट। और थीटा ध्यान रखो, थीटा टेम्परेचर है, जानबूझ के ऐसा दिया जाता है ताकि यहाँ थीटा देखो तुम उसको एंगल मान के सोल्व कर लो। तो बहुत बार नोटेशन कुछ और देकर नाम कुछ और दे दिया जाता है, तो ऐसा रहता है। तो जो लैंग्वेज में दिया होगा उसको मानना है। तो थीटा टेम्परेचर लेना है। तो अब यहाँ पे हम लोग को बीटा का डायमेंशन निकालना, तो बीटा तभी निकलेगा जब अल्फा के बराबर अल्फा निकलेगा, क्योंकि ये तो पूरा ओवरऑल डायमेंशनलेस होगा। से मान लो 3 का पावर डायमेंशनलेस, तो ओवरऑल भी तो डायमेंशनलेस होगा। 3 का पावर 5 होगा, तो ओवरऑल भी तो एक नंबर होगा ना, पावर नंबर होगा लेकिन ओवरऑल वैल्यू भी नंबर होगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है ये ओवरऑल एक नंबर है, ओवरऑल नंबर है। तो अल्फा में बीटा का डायमेंशन पी के बराबर होगा। तो बीटा कब निकलेगा, जब अल्फा निकल जाए। अल्फा निकल गया तो मेरा बीटा निकल गया, क्योंकि दोनों मिला के किसके बराबर होगा, तो पी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम करो, अल्फा निकालोगे। तो अल्फा निकालने के लिए एक्स का, एन का, आर का, थीटा का, इनका डायमेंशन चाहिए। एक्स का तो लेंथ हो गया, एन का अगर याद हो तो करना पड़ेगा उस तरह से, एन तो मोल हो जाएगा। आर का याद हो तो फिर टी का लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक फॉर्मूला हमारे पास था पीवी को आरटी, उसको यूज कर दोगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट बन जाएगा। आर का तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, आर मतलब यूज नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या फॉर्मूला था, देखो पी पावर है, तो एक काम कर लो, मैं पी नॉट भी कर रहा हूँ। पी नॉट भी इक्वल टू एन आर, और टी को थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि थीटा क्वेश्चन दिया। एन आर टी है ना फॉर्मूला, पी भी इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, तो प्रेशर और वॉल्यूम लिखना तो आसान है। प्रेशर का हमें पता ही है, वॉल्यूम का पता ही है। तो इसको क्या मैं पी नॉट भी से रिप्लेस कर सकता हूँ, एन आर थीटा को। तो यहाँ जो डायमेंशन है ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। पूरा डायमेंशनलेस कब होगा, जो ऊपर का डायमेंशन है वही नीचे का डायमेंशन है। कि जो ऊपर का, ऊपर अगर मास है तो नीचे भी मास हो, तो मास कैंसिल आउट। ऊपर मान लो एनर्जी है तो नीचे भी एनर्जी हो, एनर्जी कैंसिल आउट। तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो सिंस यहां लिख दे रहा हूं, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो डायमेंशनलेस होता है। तो एक्सपोनेंशियल का पावर डायमेंशनलेस है, इसका मतलब अल्फा एक्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एन आर थीटा। इसमें एन और थीटा तो डायमेंशन पता है, आर का अगर याद हो तो पुट कर लो डायरेक्ट, तब भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं रिप्लेस करने वाला हूं किससे, तो पी नॉट भी से। तो अल्फा एक्स का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट भी। तो
तो अल्फा का डायमेंशन कितना आएगा? एक्स का डायमेंशन हो गया एल, एक्स का तो एल हो गया। पी नॉट प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां से निकाले थे हम लोग, कितना आया था? ml माइनस 1 t माइनस 2 आया था क्या? और वॉल्यूम क्या? एल क्यू होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? एल क्यू। एक एल हट गया, यहाँ पावर 2 बचा, तो देखो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? एम एल एक बच जाएगा और टी का पावर माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2, ये अल्फा का डायमेंशन हुआ। तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो गया? एम एल टी माइनस 2। अल्फा निकल गया तो क्या बीटा निकाल सकते हो? जो कैसे निकलेगा? तो ये जो डायमेंशन, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा हट जाएगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये पूरा का पूरा हट गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस P का जो डायमेंशन है किसके बराबर होगा? अल्फा बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। तो अल्फा बाय बीटा के डायमेंशन बराबर होगा, तो P का डायमेंशन क्या होगा? पावर। पावर का डायमेंशन कितना होगा? तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का कितना होता है? तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टाइम से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? एम एल 2 टी माइनस 3 होगा क्या? ये पावर का। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला भी है तो तुरंत भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट याद कर लो तो और अच्छा। ये हो गया एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई बीटा, बीटा का डायमेंशन निकालना है। एम से एम हट गया, एक एल हट गया, और टी का पावर इधर है तो कितना आ जाएगा? ये बीटा का जो डायमेंशन है, बीटा उधर गया तो टी का पावर माइनस 2, और यहाँ हो गया एल और टी का पावर माइनस 3 होगा क्या? नीचे में डिवीजन चला गया, तो देखो बीटा का डायमेंशन कितना आ जाएगा? एल का पावर तो माइनस 1 होगा, और टी का पावर कितना होगा? 3 प्लस में जाएगा, 2 माइनस में, तो क्या टी बचेगा? एल का पावर माइनस 1 इंटू टी। यही तुम्हारा किसका डायमेंशन हो गया? तो बीटा का डायमेंशन हो गया। ये डायमेंशन हो गया बीटा का, तो नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये v है, तो v तो यहाँ वेलोसिटी होगा, ये स्पीड, और x जो है डिस्टेंस है, और t जो है वो टाइम है। तो क्वेश्चन में दे देगा लैंग्वेज में, तो v इक्वल टू a साइन bx प्लस c cos dt प्लस c, a b c d e का डायमेंशन निकालना है। और देखो साइन के अंदर जो क्वांटिटी होता है हमेशा थीटा होता है, साइन कॉस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि साइन जो है 5 मीटर ऐसा कुछ लिख दिया है, या कॉस 4 kg ऐसा कुछ लिख दिया जाए, ये गलत होगा। साइन के अंदर जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? तो साइन 30 डिग्री, या कुछ भी रहे, साइन रेडियन में हो जाएगा तो 2 रेडियन, या पाई भी रह सकता है। तो डिग्री रेडियन दोनों यूनिट है उसका, तो एंगल रहेगा, जब भी रहेगा ये एंगल होगा। जैसे साइन में थीटा, तो जो है थीटा होता है वो क्या होता है? एंगल होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो जो bx प्लस c, ये पूरा क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा एंगल है, और dt प्लस e, तो साइन के अंदर जो है या कॉस के अंदर जो है पूरा का पूरा क्या है? एंगल। तो ये भी क्या चीज है? एंगल। तो सबसे पहला तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी टी रेशियो के अंदर में चीज है वो एंगल है। अब एंगल के बारे में बताया था कि एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। तो यूनिट या डायमेंशन सेम पैटर्न पे नहीं होने वाला, जो पैटर्न डायमेंशन का होगा वही पैटर्न यूनिट का नहीं होगा। तो यहाँ दोनों पूछा है, तो दोनों सेम पैटर्न पे नहीं जाने वाला। इससे पहले जो होता था दोनों सेम पैटर्न पे होता था। तो डायमेंशन में तो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन यूनिट में क्या होगा? तो रेडियन, डिग्री नहीं लेना, रेडियन लेना है। तो यहाँ पे नोट में करने की जरूरत है, लिखवा तो चुका हूं, ऐसे लिख रहा हूं, सिंस एंगल हैज, एंगल इज डायमेंशनलेस बट हैज यूनिट एज रेडियन। एंगल तो डायमेंशनलेस है लेकिन उसके पास यूनिट होता है, क्या होता है? रेडियन। तो ये तो समझने वाला चीज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भी टी रेशियो होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उस केस में डिस्कशन ये देखना है कि जो भी टी रेशियो वाला काम होता है उसमें एंगल होता है, जो भी एंगल अंदर होगा, बाहर वाला नहीं, जो अंदर वो एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस होगा, मतलब पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, पूरा, ये अकेला नहीं, ये पूरा bx प्लस सी डायमेंशनलेस होगा, dt प्लस सी डायमेंशनलेस होगा। bx प्लस सी का यूनिट जो होगा रेडियन होगा, dt प्लस यू का यूनिट होगा वो रेडियन होगा।
तो पूरा जो है पूरा का पूरा मिलाकर वो एंगल है, पूरा एंगल है। तो इसमें बी क्या होगा सी क्या होगा बात करेंगे। तो यहाँ देख भी सकते हो कि ये पूरा का पूरा एंगल है, मतलब ये दोनों अलग अलग एंगल होगा, मतलब बी एक्स मिला के पूरा एंगल है, बी केवल नहीं, बी और एक्स मिला के एंगल है, और सी जो है वो एंगल है, क्योंकि सी में तो कुछ है नहीं मल्टीपल। तो सी एक एंगल का क्वांटिटी है, बी एक्स एंगल का क्वांटिटी है, dt भी एंगल का क्वांटिटी है, और ई भी क्या एंगल का क्वांटिटी है। तो सी और ई कंफर्म एंगल है। बी क्या है डी क्या है, तो एक्स के और टी के फैक्टर से निकलेगा, लेकिन सी और ई जो है वो एंगल है, एंगल किसी टाइप का एंगल का फिजिकल क्वांटिटी हो। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें निकालते हैं कितना आएगा। तो देखो पहले फर्स्ट वाला जो है साइन वाला उससे ही बात कर लेते हैं। चलो तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है, कैसे तुम्हारे पास इक्वेशन है। इसके बाद जो इक्वेशन है ऐसे है कुछ bx प्लस सी। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन निकाल लेता हूं। तो पहला जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं किसका, डायमेंशन का कर ले रहा हूं। तो bx प्लस सी, तो अलग अलग भी डायमेंशन लेस होगा, तो ये बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से कि सिंस bx का डायमेंशन c के बराबर होगा, और कैसा होगा m0 l0 t0 डायमेंशन लेस होगा। तो ओवरऑल डायमेंशन लेस है, bx और c अलग अलग भी डायमेंशन लेस होगा। तो यहां से b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस को तो 1 लिखते हो, तो क्या 1 बाई x का डायमेंशन होगा, x का l हो जाता है, तो क्या l का पावर -1 होगा, क्योंकि x जो डिस्टेंस है। तो मान लो बोल दे कि x जो है फोर्स है, हो सकता है बोल दे, तो फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि x डिस्टेंस ही हमेशा होगा, जैसा होगा उसके ऊपर बात करोगे। तो एक तो ये आंसर हो गया, बी निकल गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ कर दे रहा हूं यहां से। तो पहला डिस्कशन हो गया। सेकंड सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो सी तो डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0, ये दूसरा एक आंसर हो गया। तो सी निकल गया, बी निकल गया। उसी तरह से डी और ई निकल सकता है क्या। तो देखो डी का जो डायमेंशन है dt का और ई का, ये हो जाएगा m0 l0 t0। तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा बता सकते हो। तो d का डायमेंशन क्या होगा 1 बाई टाइम का डायमेंशन, तो 1 बाई टाइम का डायमेंशन, तो 1 बाई टाइम का डायमेंशन मतलब t का पावर -1। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। e का डायमेंशन क्या होगा, तो क्या e जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है, एक आंसर ये वाला हो गया। अभी तक a का नहीं निकला है, a का क्या होगा, क्या ये पूरा का पूरा साइन 30 डिग्री, तो 1/2 तो पूरा का पूरा तो डायमेंशन लेस ही ना होगा, ये पूरा क्वांटिटी साइन को तो डायमेंशन लेस होने वाला है। मतलब v का डायमेंशन किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो v के बराबर डायमेंशन जो है वो a के बराबर होगा, मतलब a का डायमेंशन क्या हो जाएगा lt -1, ये a का डायमेंशन होगा। यूनिट भी ऐसा ही होगा क्या, इसका मीटर का पावर -1, इसका यूनिट लेस, ऐसा होने वाला है क्या, तो नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे का यूनिट जो है रेडियन होगा। मतलब ये अलग से रेडियन, ये भी अलग से रेडियन, मतलब सी का जो यूनिट होगा वो रेडियन होने वाला, यूनिट लेस नहीं होने वाला। सी डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट रेडियन होगा क्योंकि एंगल है। तो ये सब में भी ऐसा ही होने वाला है। तो नोट डाउन कर लो, इसका जो डायमेंशन हो गया। यूनिट वाला बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वाला जब बात करोगे तो जो क्वांटिटी है, अच्छा इनका भी चेंज करेगा ए का। तो देखो ए में कोई एंगल नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा वैल्यू, एंगल तो अंदर में ना आता है, तो पूरे वैल्यू में तो एंगल नहीं है। साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल है, साइन 30 डिग्री थोड़े एंगल है। साइन 30 तो 1/2 होता है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। मतलब v और a में जो डिस्कशन है, जो यूनिट का होगा वही डायमेंशन का होगा। मतलब इसका यूनिट सिंपली आने वाला मीटर पर सेकंड, तो ए का यूनिट आने वाला मीटर पर सेकंड। तो पहला तो ही लिख दे रहा हूं यूनिट वाला ने, तो SI यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। दूसरा बी और सी में, तो बी का यूनिट जो होगा bx का और सी का, तो यूनिट सिंपली लिख रहा हूं, यूनिट किसका bx का, यूनिट किसका सी का, कितना होना चाहिए रेडियन। तो bx का यूनिट किसके बराबर होगा सी, और ये कितने के बराबर होगा, तो रेडियन के बराबर। डायमेंशन है नहीं, तो यूनिट इस तरह से लिख रहा हूं, लंबा लंबा उतना नहीं लिख सकते। तो होगा क्या, SI यूनिट ऑफ bx, SI यूनिट ऑफ सी। तो जो डिस्कशन है SI पे ही है, और एंगल में तो वही SI यूनिट ही रहता है। तो यहां से b का यूनिट क्या होगा,
यूनिट ऑफ बी क्या होना चाहिए? तो देखो रेडियन में किससे डिवाइड करोगे? एक्स के यूनिट से। तो रेडियन में डिवाइड कर लो यूनिट एक्स के। एक्स का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये जो यूनिट हो गया क्या हो जाएगा? तो रेडियन जो है पर मीटर या रेडियन मीटर का पावर -1। तो ये वैल्यू ये दूसरा का हो गया। सी का यूनिट क्या होगा? तो सी का यूनिट रेडियन हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो सी का यूनिट रेडियन हो गया। अब देखो इस तरह से निकालो, आगे निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज करके निकालो। डी और ई का क्या होगा? तो यूनिट dt का यूनिट ई का ये क्या होगा? रेडियन। तो ई का यूनिट तो रेडियन हो जाएगा, डी का क्या होगा? तो रेडियन डिवाइड बाय यूनिट किसका? टी का। टी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो क्या है? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड का पावर -1 हो जाएगा क्या? और यूनिट ऑफ ई क्या हो जाएगा? रेडियन। ये ध्यान रखोगे। जहाँ एंगल वाला बात आ गया तो एंगल के अंदर वाले में यूनिट डायमेंशन डिफरेंट हो जाएगा, बाहर में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में तो जो यूनिट का पैटर्न होगा वही डायमेंशन का पैटर्न होगा। ये जो है ध्यान रखोगे, नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉग है, लॉगरिथम थोड़ा बहुत पढ़े होगे, 9-10 में भी रहता है। तो लॉग वाला भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है कि लॉग में अगर ऐसा कुछ हो तो लॉग का जो अंदर वाला क्वांटिटी है जो भी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर होता है, यहाँ पे नंबर होता है, कोई ना कोई नंबर होता है। तो अगर कोई ना कोई नंबर है तो ये जो है लॉग के अंदर जो भी रहेगा वो यूनिट लेस होगा और साथ में क्या होगा? डायमेंशन लेस। और लॉग के अंदर अगर ऐसा है तो ओवरऑल लॉग भी तो ऐसा ही ना होगा। लॉग 5 है तो लॉग 5 कोई ना कोई नंबर ही आएगा, तो ओवरऑल नंबर ही आएगा। तो ये ध्यान रखोगे कि लॉग जो है लॉगरिथम या उधर ln से भी लिखा जाता है, ऐसे ln, ये भी लॉग का ही पैटर्न होता है। तो ln, l और n अलग अलग है, l है और फिर n है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या हो मैथमेटिकली पढ़ो तो लॉग ऐसे भी लिखा जाता है। तो लॉगरिथम जो है या लॉग इज unitless as well as dimensionless। ये यूनिटलेस भी है और साथ में क्या है? डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे जो पैटर्न यूनिट का होगा वही पैटर्न डायमेंशन का होगा। तो यहाँ जो ये डायमेंशन पूछा यूनिट भी पूछेगा तो वैसे लिख देना है। ठीक है, ए बी सी तीनों का यूनिट पूछ रहा है तो कौन पहले निकलेगा वो देख लो। देखो इस वाले पूरे डिस्कशन में अगर ध्यान से देखोगे तो बीटी का यूनिट सी के बराबर है, तो जब तक सी नहीं निकलेगा बी नहीं निकलेगा। और ओवरऑल डायमेंशनलेस, ओवरऑल डायमेंशन मतलब जो ऊपर का डायमेंशन होगा वही नीचे का होगा। तो ऊपर का तब निकले जब नीचे का निकलेगा, मतलब ए पता होना चाहिए। दैट मीन्स ए जब तक पता नहीं चलेगा अंदर का नहीं निकलने वाला। और यहां से देखो तो ए निकल जाएगा। कैसे? ये पूरा तो डायमेंशनलेस है ना, ये पूरा लॉग का अंदर भी डायमेंशनलेस है, पूरा का पूरा लॉग भी डायमेंशनलेस होगा और यूनिटलेस होगा। तो ये वाला पार्ट तो हट गया। तो क्या एक्स स्क्वायर का डायमेंशन पी के बराबर होगा? तो अगर एक्स स्क्वायर का पी के बराबर होगा तो ये तो निकल जाएगा ना डायमेंशन, सीधे ही काम हम लोग करेंगे। तो सिंस पी का जो डायमेंशन होगा किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर। पी का डायमेंशन कितना होगा? क्या ml-1 t-2 प्रेशर? ध्यान दो, पी मोमेंटम है। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। तो जो है उसके अकॉर्डिंग ml-t-1, पी प्रेशर भी हो जाता है, पावर भी हुआ था, मोमेंटम भी है, और जो मर्जी लिख सकता है। ये तीन तो एग्जैक्ट नोटेशन है, ऐसा करते ही फिजिक्स में भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां नोटेशन आ जाता है। तो ए का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर क्या एल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एम तो रहेगा एल का पावर -1 और टी का पावर -1। क्या ये ए का डायमेंशन होगा? देखो यहाँ पावर 1 वहां 2 तो इधर जाके -1 हो जाएगा पावर ओवरऑल। तो ml-1 t-1 ये ए का डायमेंशन होगा। बी और सी निकालो, वीडियो पॉज करके निकाल सकते हो, ट्राई करो कितना होगा। देखो
तो ए का डायमेंशन निकल गया, अब इनका डायमेंशन मुझे निकालना है। तो लॉग के अंदर डायमेंशन लेस होता है, मतलब जो ऊपर का डायमेंशन होगा वही नीचे का डायमेंशन होगा, तब ना दोनों सेम डायमेंशन होगा तो डिवीजन करके डायमेंशन लेस आएगा। तो बोल सकते हैं कि बी टी प्लस सी का जो डायमेंशन है किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब बी टी और सी आपस में जोड़ा गया था, ये भी बोल सकते हैं फर्दर कि जो बी टी का डायमेंशन होगा वो सी के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, ये ए के बराबर। मतलब सी का डायमेंशन ए के बराबर होगा, बी का किसका होगा, ए बाई टी करके निकाल लोगे। तो सी का डायमेंशन जो होगा वो तो ए के बराबर होगा। ए का डायमेंशन कितना आया था, ए का डायमेंशन आया था, ये तो था ml t माइनस वन, और जिसका था माइनस वन, नहीं ना था ml माइनस वन t माइनस वन, तो हो जाएगा ml माइनस वन t माइनस वन, ये सी का डायमेंशन हो गया। और b का डायमेंशन कितना आएगा, तो b का डायमेंशन जो आएगा वो होगा a का डायमेंशन डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन। a का डायमेंशन कितना, ml माइनस वन t माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन ये, तो यहां से b का डायमेंशन निकल जाएगा ml माइनस वन t माइनस टू, ml माइनस वन t माइनस टू होगा। ये किसका डायमेंशन होगा, तो b का। नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन है, P का वैल्यू दिया हुआ है NAT/V, E वही एक्सपोनेंशियल वाला है, टू द पावर माइनस mgh अपॉन NAB, B का डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे P जो है प्रेशर है, N जो है मोल है, T जो है टेम्परेचर है, और V जो है वॉल्यूम है, M जो है मास है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, H हाइट है। A के बारे में कुछ नहीं दिया, A वैसा ही कुछ क्वांटिटी रहा होगा B जैसा, तो उससे कोई मतलब नहीं, A का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। इनफैक्ट A निकालोगे तभी B निकलने वाला, अगर ध्यान से देखो तो, क्योंकि इस पूरे का तो डायमेंशन लेस होगा, तो पूरा का डायमेंशन लेस होगा तो ये पता होगा तो ना B निकलेगा। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कितना आएगा। तो ये जो डायमेंशन होगा कितना निकलेगा ये तुमको निकालना है, ठीक है। और ये तुम्हारा होमवर्क कर सकते हो, होमवर्क है, ट्राई करके निकालो। और फिर मैं यहीं पे उसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, तो तुमने एक तरह से है कि ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए ही होमवर्क है, तो ट्राई करो, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा पैटर्न देखोगे, जब तक ए नहीं निकलेगा बी नहीं निकलने वाला। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा तो डायमेंशन लेस होगा, ई जो है पावर भी डायमेंशन लेस होता है, पूरा भी डायमेंशन लेस होता है। तो ये बोल सकते हैं कि P का जो डायमेंशन है वो होगा NAT/V। अगर ये पैटर्न देखोगे तो PV इक्वल टू NRT वाला पैटर्न है, मतलब ए जो है वो R है, गैस कांस्टेंट। अगर ए गैस कांस्टेंट का डायमेंशन याद है तो तुरंत लिख लो, वही ए का डायमेंशन होगा। नहीं याद है तो यहां से सोल्व कर लो। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो PV/NT होगा क्या, वही PV/NT, PV/NRT होता है। तो P का डायमेंशन क्या होता है, तो P होता है प्रेशर ml माइनस वन t माइनस टू होता है क्या, फोर्स पर एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, तो LQ, और N नंबर ऑफ मोल क्या है, N तो मोल ही होता है, तो मोल हो जाएगा। और T टेम्परेचर का क्या होता है, तो टेम्परेचर का होता है केल्विन। ये कितना आ जाएगा, m L का पावर 2, T का पावर माइनस टू, केल्विन का पावर माइनस वन, और मोल का पावर माइनस वन। ये किसका डायमेंशन हो गया, ए का। अब ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो वहां से बी का निकलेगा, तो डायमेंशन लेस हुआ मतलब जो एमजीएच का डायमेंशन होगा वही एनएबी का डायमेंशन होगा। तो सिंस एनएबी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एमजीएच। अब यहाँ पे एमजीएच, एम तो मास हो गया, कैपिटल एम ही रह जाएगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एलटी माइनस टू, एच क्या होता है एल, मल्टीप्लाई करके देख लो, एनर्जी के बराबर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में। तो अगर याद हो तो लिख लो। तो एन तो हो गया तुम्हारा क्या चीज, तो मोल। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो एम एल का पावर 2, टी का पावर माइनस टू, के का पावर माइनस वन, और मोल का पावर माइनस वन। हुआ क्या, मोल से मोल तो हट जाएगा, यहाँ पावर माइनस वन, यहाँ प्लस वन, मोल से मोल हट गया। तो पूरा का पूरा एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू। अगर याद हो तो डायरेक्ट लिख लो, और नहीं अगर याद है तो क्या करोगे, मास m हो गया, g LT माइनस टू, एच एल कर लो। ये कर लोगे तो क्या आ जाएगा, m, ये क्या हो जाएगा LT माइनस टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, l, ये मल्टीप्लाई करो तो ml स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, ml स्क्वायर टी का माइनस टू है क्या। तो मोल से तो मोल हट गया, मास से मास हट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हट गया।
टी का पावर -2 भी हट गया, और यहाँ पे एक बचेगा, ए का डायमेंशन पुट किया ना, बी तो बचेगा ही ना, बी तो बचना है, तो बी तो बचना ही यहाँ पे। दैट मीन्स बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, अगर ध्यान दो तो उधर से के चला जाएगा उधर की ओर, तो बी का डायमेंशन की होगा क्या, केल्विन, मतलब बी क्या चाहिए था, टेम्परेचर है, तो बी कोई ना कोई टेम्परेचर है। तो ये तुम्हारा डिस्कशन हुआ। तो कैसा ये सब क्वेश्चन दिया हो, अगर तुमको सेपरेट क्वांटिटी का डायमेंशन पता है और निकालने आता है, कहीं ऐसा डिस्कशन अगर है तो उसको यूज करते हुए तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। तो नोट डाउन कर लो। चलो अभी तक हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालने की बात की है, अब थोड़ा सा इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हो इसी तरह से नाम डायमेंशनल एनालिसिस। इसका हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं या क्या क्या यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला यूज है कि टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। तो कोई भी फार्मूला है फिजिक्स में, या तुमको एक फार्मूला दे दिया गया, बोला गया कि बताओ ये सही है गलत है, तो डायमेंशन के हेल्प से कुछ आइडिया लगा सकते हो। तो उसके करेक्टनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो देखो लिखा गया है कि इफ अ फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर मान लो डायमेंशनली करेक्ट है तो देन इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। तो करेक्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्यों ऐसा आगे बात करेंगे, अभी बताऊंगा अभी एग्जांपल करके। तो अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट फार्मूला होगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन बट इफ ये फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट मस्ट बी एन इनकरेक्ट फार्मूला। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है दैट मीन्स वो कंफर्म इनकरेक्ट फार्मूला है, वो करेक्ट नहीं है। मतलब गलत के बारे में तो एटलीस्ट हम लोग बता सकते हैं ना। मुझे फार्मूला मिला, अगर मैं देखा कि डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, मतलब वो करेक्ट हो भी सकता, नहीं हो सकता, कुछ बोल नहीं सकते 100%। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा है मतलब वो नेसेसरली इनकरेक्ट फार्मूला हो, कभी भी करेक्ट फार्मूला नहीं हो सकता। तो कुछ तो आइडिया हम लोग लगा रहे हैं इस डिस्कशन से। तो ये वन ऑफ द यूज है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी रहता है कि 4 इक्वेशन दे देगा, फार्मूला या इक्वेशन जो भी बोलो उसको, 4 ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कौन सा इनमें से डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम लोग डायमेंशनली बता सकते हैं, एग्जैक्ट वो करेक्ट है इनकरेक्ट है ये हम लोग ऐसे नहीं बता सकते जब तक वो टॉपिक ना पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक तुम पढ़े उससे रिलेट करके मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये नोट डाउन कर लोगे। आगे इसका एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन फॉर्मूला दिया हुआ है एस इक्वल टू, या इस तरह से कर लो 2-3 इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो फार्मूला दिया है उनका करेक्टनेस चेक करना है। तो ये जो भी करेक्टनेस होगा तुमको डायमेंशनली चेक करना है, एक्चुअल में क्या उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़े होगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मीनिंग वही है, एस डिस्प्लेसमेंट है, यू स्पीड है, ये जो है एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मीनिंग वही है। अगर मान लो इसको मैं कर दूं एस इक्वल टू यू टी प्लस 280 स्क्वायर, सही होगा कि नहीं होगा। वैसे तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे जो हमारा इक्वेशन था काइनेमेटिक्स का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा ये मुझे बात करना है डायमेंशन के अकॉर्डिंग। एस इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर बात कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ अपने से इक्वेशन में एक दे रहा हूं, एफ इक्वल टू पी टी प्लस एम ए, तो ऐसा कुछ इक्वेशन है, ठीक है। ये ले लो, यहाँ पे एफ जो है ये फोर्स है, पी जो है मोमेंटम है, एम जो है मास है, और ये जो है क्या है एक्सेलरेशन है। ये चेक करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला स्टार्ट करते हैं 1 से। तो वही प्लस माइनस वाला बात है कि ये बीच में प्लस है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात की उसी पे बेस्ट डिस्कशन है। तो बीच में प्लस है तो ये दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर होना चाहिए तभी ऐड किया जा सकता है, और दोनों जो है इसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो निकालो, एस का डायमेंशन एल होता है
यूटी का डायमेंशन क्या होगा? तो यू स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन होता है वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और उसमें टी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या एल होगा? यू टी, यू क्या हुआ? एल टी माइनस वन, और टी हुआ टाइम, तो टी से टी हट गया, एल बच गया। मतलब अभी तक तो ठीक है, लेकिन केवल दो बराबर होने से नहीं होगा, इसको भी बराबर होना होगा, सब होना चाहिए, सॉरी सब होना चाहिए आपस में बराबर। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो डायमेंशन लेस है, तो हाफ डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक्सेलरेशन क्या होगा? एल टी माइनस टू, आई वाला टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, ये दोनों हट गया, तो क्या फिर फर्दर एल बचा? तो तीनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन या फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। तो गिवन जो फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला है? डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हाफ तो डायमेंशन में कहीं आया ही नहीं ना, अब हाफ हो या 5 हो या 2 हो या 3 हो, ये तो डायमेंशन वही ना बताएगा। दैट मीन सेकंड इक्वेशन क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए? तो सोच के बताओ क्या होना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन करेक्ट होने वाला है, क्यों? क्योंकि 2 रहे या कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ने वाला है, टी स्क्वायर तो वही ना है, यू टी वही है, एस वही है। तो सेकंड इक्वेशन भी कैसा इक्वेशन है? तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो नोट डाउन कर लो, सेकंड इक्वेशन तो इसी पैटर्न पे आने वाला है। चलो उसी में मैं चेंज कर दे रहा हूं। तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा? एस वही रहेगा, 280 स्क्वायर, एस का एल, यूटी का एल, 280 स्क्वायर, 2 तो गैप हो गया ना, 2 तो डायमेंशनलेस है। तो ये भी इक्वेशन जो कैसा है? तो डायमेंशनली करेक्ट ही फॉर्मूला है। तो सेकंड वाला भी डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। हाँ फिजिकली इनकरेक्ट, लेकिन डायमेंशनली कैसा फॉर्मूला है? करेक्ट फॉर्मूला है। तीसरा बात कर लेते हैं थर्ड क्या होगा? देखो थर्ड में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ये देखो ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं होगा, तो दो नहीं बराबर हुआ तो ऐसे ही कर लो, आगे नहीं होने वाला, यही कर दे रहा हूं। तीसरा सेकंड नोट डाउन कर लोगे। थर्ड ये कितना हुआ? यूटी, तो दो अगर अनइक्वल आ गया तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू हुआ, यू क्या हो जाता है? एल टी माइनस वन, मतलब बराबर नहीं है, मतलब डायमेंशन इनकरेक्ट होगा। देखो ये बराबर हो भी किया, ए टी स्क्वायर करोगे तो ए टी स्क्वायर तो ये ना होगा, एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, तो ये हो गया एल। ये दोनों तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं ना आ रहा है। तो ये लेंथ में स्पीड में लेंथ, ये तो लेंथ हुआ एक तरह से ये पूरा, तो लेंथ में स्पीड जोड़ कर लेंथ आएगा, ये कभी होने वाला है क्या? तो स्पीड में लेंथ जोड़ दोगे, 2 मीटर पर सेकंड में 2 मीटर जोड़ दिए तो 4 मीटर पर सेकंड थोड़े हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो दो अनइक्वल आ गया तो ऐसे ही फिर आगे चेक ही नहीं करना, और सीधे बोल देना कि डायमेंशन इनकरेक्ट। ये जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है। चौथा देखो, फोर्थ वन कैसा आने वाला है? फोर्थ देखो, एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, पीटी का क्या होगा? पी क्या चीज है? मोमेंटम। पी क्या है यहाँ पे? मोमेंटम। तो मोमेंटम ये कितना होता है? एम एल टी माइनस वन होता है क्या? कितना होता है? पी का एम एल टी माइनस वन, मास इंटू वेलोसिटी, और टी एक और आ गया क्या? माइनस टू हो जाएगा क्या? टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो गया, एम एल। तो ये दोनों अनइक्वल हुआ था, तीसरा चेक करना ही नहीं है, बराबर हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, से कर लो, निकाल लो। एम में एफ इक्वल टू एम में दिख रहा होगा, वो बराबर ही आने वाला है। एम एक्सेशन क्या होगा? एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये नहीं है, तो ये बराबर नहीं होने के कारण, तो सिंस एफ का डायमेंशन नॉट इक्वल टू पीटी का डायमेंशन, तो दो बिना इक्वल डायमेंशन वाले क्वांटिटी को जोड़ा घटाया गया है। तो कभी भी या इससे के साथ कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। तो कभी भी दो डिफरेंट डायमेंशन वाले क्वांटिटी को जोड़ घटाव नहीं कर सकते, या किसी के बराबर में लाके नहीं खड़ा कर सकते हो। बराबर में लाके खड़ा करोगे वो तभी क्या होगा? जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ये करेक्टनेस चेक करने के लिए हो गया। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप का होता है जहां पे जो वैल्यू दिया हो उसके अकॉर्डिंग तुम चेक करके तुमको बताना होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा इक्वेशन डालूंगा कुछ। करेक्टनेस ऑफ
फॉलोइंग फार्मूला, मान लो P है, P जो है पावर है, ये जो पावर है, ये जो पावर है ये है तुम्हारा mgh जो एनर्जी ओवर टर्म है, और नीचे में हो गया तुम्हारा टाइम ले लो या फोर्स ले लो, और ये काम कर लो, मास के स्क्वायर कर लो, और ये कर लो, ये काम कर लो, इतना है P इक्वल टू। ये इक्वेशन को बताना है कि करेक्ट है कि नहीं है। क्या क्या चीज है, तो P जो है पावर है, ये मास है, G एक्सेलरेशन ग्रेविटी, H हाइट है, A एक्सेलरेशन है, लो ऐसा ऐसा क्वांटिटी है लिख देना, T तो टाइम देख ही रहे हो हर जगह, F जो है फोर्स है, और M मास है, G एक्सेलरेशन ग्रेविटी, H हाइट है। और वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देखो क्या होने वाला है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख लो LHS, वही LHS RHS कर लो। तो पावर का क्या होता है, तो पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, ml का पावर 2, t का पावर -3। RHS का क्या होगा, RHS में देखो क्वांटिटी तुम्हारा m²gh, तो mgh हटा करके भी कर सकते हैं, mgh को एनर्जी कर सकते हो, तो पूरा ही लिख लो m², तो ये m हो गया पहले का, ये तो m हो गया। G का क्या होता है, G होता है LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT-2। H का क्या होता है, तो H हो गया तुम्हारा L, ये भी तो एक्सेलरेशन ही ना है, तो इसका स्क्वायर कर लो या अलग से ले लो, ये भी तो LT-2 ही होगा। तो G का भी LT-2 होगा, A का भी LT-2 होगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरल एक्सेलरेशन है। T का क्या हो जाएगा, टाइम, और फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT-2। कैलकुलेट करके देखो अगर उतना आ गया, हाँ m का स्क्वायर है, ध्यान दो m का स्क्वायर है, m का क्या चीज है, m का स्क्वायर है। तो देखो कितना, ये जो कैंसिल आउट हो रहा करो, m हट गया, और एक LT-2 जो इससे हट गया, और t अभी ऊपर पावर में जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो एक m बच गया, m एक बच गया, LT-2 एक l यहाँ बचा, तो l और l स्क्वायर हो गया, T-2 और नीचे में t बच गया, कितना आ गया ml2T-3 हुआ क्या, देखो दोनों सेम आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहा है, तो LHS जो है RHS के बराबर है, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मूला कहीं फिजिक्स में मिले या ना मिले, हो सकता है वो तो नहीं है मिलना, क्योंकि इस टाइप का कोई फॉर्मूला जनरली होता नहीं, बस ऐसे ही डाल दिया, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला है डायमेंशनली। ये बोल सकते हैं हम लोग कि डायमेंशनली करेक्ट है। इस तरह से करेक्टनेस का चेक करने का रहता है, तो नोट डाउन कर लो। तो ये डायमेंशन चेक करने पर डिस्कशन हो गया, और ये पहला यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का। और आगे यूज होगा जिसमें कि फार्मूला जो F=ma हुआ, टाइम पीरियड पेंडुलम का पड़े हुए 2πL/g, तो ये सब फार्मूला को हम डायमेंशन के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को छोड़ करके। तो देख लियो कांस्टेंट जो है यहाँ पे अगर मान लो 5 में लिख दूं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हाफ ATS कर देखे या 2 देखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कांस्टेंट टर्म केवल जो मल्टीपल कांस्टेंट टर्म है वो नहीं निकल पाता है, लेकिन अगर ऐसे और जो पावर वगैरह है कि मास का क्या पावर होना चाहिए, टाइम का क्या पावर होना चाहिए फार्मूला में, वो सब चीज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उस पे ही आता है, इसमें भी रहता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज है फार्मूला डिडक्शन का, तो फार्मूला निकालने का जो फार्मूला यूज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उस पर।